हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन, एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आप सभी लोगों के बीच में आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक मास्टर क्लास, जो कि एब 19 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं जो एब 19 के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पज से। साथ ही साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बताऊंगा, एंड साथ ही साथ आपको बेरेट का एनालिसिस बताऊंगा, एंड मैंने आप लोगों के लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए, तो उसकी मदद से भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा गाइस। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बस हम उतना समझेंगे जितना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एंड जो हमारे एब 19 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाली है गाइस। सो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लीगल ग्लोसरी चैनल को, तो गाइस पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एब 19 की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सो गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, एंड सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाया है दोस्तों, एंड इसकी मदद से मैं आपका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, ये मैंने डायग्रामेटिक नोट्स बनाया दोस्तों आपके लिए। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं तो उसके ऊपर ना जाना, बस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप लोग फोकस करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसको जरा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने बेरेट अपनी उठा के रख लोगे अपने पास में, तो बेरेट को जरूर पास में रखना। ओके, तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है वो होता है हमारा, एक होता है जनरल पार्ट, ओके, एंड एक होता है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये याद रखना, जो जनरल पार्ट आता है इसमें हमारे जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक की पार्ट होते हैं, चैप्टर आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ये जनरल पार्ट का हिस्सा है, एंड ये हमारे सेक्शन 1 से 75 तक डिस्कस करते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। देखो, एक हमारा चैप्टर 8 बात करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, एक चैप्टर 9 बात करता है, एंड एक चैप्टर 10 बात करता है। इसमें सेक्शन भी आपके सामने मेंशन मैंने कर रखे हैं, सेक्शन 124 से 147, सेक्शन 148 से 181, एंड सेक्शन 182 से 238 तक। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखना। अब जो जनरल पार्ट है इस पे हम लोग थोड़ा वापस आते हैं। देखो, जो जनरल पार्ट है, ठीक, जो हमारा चैप्टर 1 से 6 तक डिस्कस करते हैं, जो सेक्शन 1 से 75 की बात करता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट का बनाना, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, पालन करना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच यानी भंग करना। तो ये 3 चीज़ों पर जनरली हम लोग बात करते हैं, फोकस करते हैं हमारे जो जनरल पार्ट है उसके ऊपर। ठीक, वहीं अगर हम बात करें हमारा जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस पे हम लोग देखते हैं इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसको हम लोग क्षतिपूर्ति भी कहते हैं, क्षतिपूर्ति की संविदा या प्रत्याभूति की संविदा हिंदी में कहते हैं। साथ ही हम लोग जो एक साथ और देखते हैं वो होगा बेलमेंट प्लेज, उपनिधान या गिरवी। ठीक, एंड इसी के साथ दोस्तों हमारी जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा दोस्तों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होगा एजेंसी अभिकरण, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आई होप दोस्तों एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हमारा जनरल, एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल पार्ट को हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारे सेक्शन कवर होता है 1 से 75 तक, जिसको हम लोग 3 पार्ट में अलग डिवाइड करते हैं, कि जिसमें हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन बनाने की कॉन्ट्रैक्ट की, परफॉर्मेंस की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एंड ब्रीच की बात करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एंड यहीं पर हमारा दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 3 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। एक चैप्टर 8 बात करता है, एक चैप्टर 9 बात करता है, एक चैप्टर 10 बात करता है। चैप्टर 8 हमारा जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी की बात करता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति कहते हैं। चैप्टर 9 हमारा बेलमेंट या प्लेज की बात करता है, जिसको हम लोग हिंदी में उपनिधान या गिरवी कहते हैं। चैप्टर 10 हमारा एजेंसी अभिकरण की बात करता है। तो आई होप अभी तक आपका कोई डाउट यहाँ पे नहीं रह गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफिनेशंस का बना रखा है पेज। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक जनरल एक स्पेशल। ऐसे ही सेम दोस्तों जब पार्ट हमारे डिवाइड हो तो डिफिनेशन भी हमारी डिवाइड होंगे। डिफिनेशन जो हमारी होंगी जनरल वाली, एक होंगी जनरल वाली, एक होंगी हमारी स्पेशल डिफिनेशन। ठीक, तो जो जनरल वाली है दोस्तों ये हमारी चैप्टर 1 में बताई गई है। ठीक, एंड इसमें देखो सेक्शन 2 बात कर रहा है हमारी डिफिनेशन के बारे में। इस चीज़ को जरा आप लोग क्रॉस कर देना, चैप्टर 2 इसके बारे में मैं अलग बात करूँगा, अभी इसको मेंशन मत करना। ठीक, तो यहाँ पे जो सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 2 में हमारी जो डिफिनेशन दी गई है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप लोग ओपन कर लीजिए। एंड इसमें जो है हमारा जो बी है प्रॉमिस वचन, एक हमारी डिफिनेशन आती है प्रॉमिस वचन की। ठीक, सेक्शन 2E हमारा एग्रीमेंट करार की बात करता है, 2G वॉइड एग्रीमेंट शून्य की बात करता है, 2H कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की बात करता है, 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरणी संविदा की बात करता है, 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी शून्य की बात करता है। देखो मैंने सारी डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की है दोस्तों, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी मैंने वहाँ पे मेंशन की। अगेन अगर आप चाहें तो सारी पढ़ सकते हैं। ओके,
देन हमारी जो स्पेशल टाइप की डिफिनेशन होती हैं, एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एम 19 में पूछे जा सकते हैं, जो हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की जो डिफिनेशन है। देखो डिफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक। एंड इंडेमनिटी या गारंटी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। चैप्टर जो 8 है वो आपका इंडेमनिटी की बात करता है, इंडेमनिटी की सेक्शन 124 डिफिनेशन देता है, 126 आपकी गारंटी यानी प्रत्याभूति की डिफिनेशन देता है। ऐसे सेम चैप्टर 10 में आप 9 में आएंगे बेलमेंट के जो 148 जो सेक्शन है वो बताता है बेलमेंट की डिफिनेशन, 172 प्लेज की बताता है। ऐसे सेम आपकी एजेंसी में जो है, एजेंसी में आपको क्या करना पड़ेगा, एजेंसी में जो आपको डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 182, 183 एंड 184। अब ऐसा क्यों, वो मैं अभी जब आपको रीड आउट कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, ओके। अब इसके बाद अगर मैं आपके से कहूँ कि आपका जो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके लिए बना रखी है दोस्तों, इससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं कि ये भाई प्रॉमिस क्या होता है, वचन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया डिफिनेशंस। मैं आपको एक एक डिफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होना, हर एक वर्ड को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बनाया है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन या एग्जांपल के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एक है मिस्टर ए, ठीक, वो कोई प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, किसको, कम्युनिकेट करते हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। अब मिस्टर बी क्या करते हैं, अगर उस प्रपोजल को जो मिस्टर ए ने रखा है, ठीक, ये है मिस्टर ए, इन्होंने प्रपोजल प्रस्ताव रखा है, ठीक, प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट किया, यानी हम लोग कह सकते हैं बताया है, ठीक, किसको, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, जो इन्होंने प्रपोजल भेजा है, ये जो प्रपोजल है हमारा, इसको क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं एक्सेप्ट। कौन कर लेते हैं, मिस्टर बी, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्टेंस कहते हैं या प्रतिग्रहण, इन्हें स्वीकृति कहते हैं, ठीक। अब इसको जैसे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस या वचन बन जाता है, जिसको हम लोगों ने सेक्शन 2A-2B में हम लोग देखा था, ठीक, डिफिनेशन। तो एक डिफिनेशन आपकी यहाँ पे क्लियर होगी क्या, कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस आपका क्या बनाता है, प्रॉमिस बनाता है, ठीक। ये देखिए वचन बनाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे ही ये प्रॉमिस वचन बन जाता है, ठीक, जैसे ही प्रॉमिस वचन बन जाएगा, इसमें अगर हम लोग कंसिडरेशन या प्रतिफल को ऐड ऑन कर देते हैं, इसमें हम लोग कंसिडरेशन या प्रतिफल जोड़ देते हैं, ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट या करार बन जाता है। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिफल का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आप लोग याद रखना, यानी भी आप कोई चीज ले रहे हो तो उसके बदले में आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 10 रुपये का रिचार्ज कराया, ठीक, तो मैंने आपसे 10 रुपये का रिचार्ज किया, तो मैंने आपको मैंने 10 रुपये दिए और उसके बदले में आपने मुझे रिचार्ज दिया, ठीक। तो ये कंसिडरेशन हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना, जैसे ही मैंने प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, करार बन जाता है। अगर मैंने उस एग्रीमेंट या करार में एक चीज जोड़ दी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विद्युतीय परिवर्तनीय, तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा बन जाएगा। तो इस चीज को अगर मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करूं, मिस्टर ए हैं, ठीक, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा, कम्युनिकेट किया मिस्टर बी को, तो वो बन गया मिस्टर बी को, एंड मिस्टर बी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो बन जाता है एक वचन यानी प्रॉमिस बन जाता है, ठीक। अब अगर उस प्रॉमिस में वचन में हम लोग कंसिडरेशन या प्रतिफल को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट, ठीक। अब अगर एग्रीमेंट में हम लोग इन्फोर्सिबल बॉल विद्युतीय परिवर्तनीय ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट संविदा। अब इन सभी वर्ड को मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ, तो परेशान मत होना, यहाँ पे मेरे कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको डिफाइन किए, एक होता है रिवोक। मान लीजिए मिस्टर ए ने जो प्रपोजल रखा मिस्टर बी को, ठीक, एंड मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस पहले कर लिया, मिस्टर बी ने बाद में कह दिया कि रिवोक कर दिया। यानी कहते हैं कि मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ठीक, अब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के बाद आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने गलत मैसेज भेज दिया है, ठीक, ये मुझे नहीं भेजना चाहिए था, तो आपको लोग सिंपली वहां पे एक ऑप्शन आता है डिलीट ऑल द अबव, यानी आप लोग डिलीट कर देते हैं ऑल द अबव सबके लिए, डिलीट फॉर ऑल, ठीक। तो यहीं पे यानी जो डिलीट की जगह हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ते हैं, रिवोक करना, ठीक। तो इस वर्ड को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे प्रॉमिसी की बात रखी है, ठीक, वचन ग्रहता जिसको कहते हैं, एक प्रॉमिसर है, ठीक। तो प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के वर्ड को भी हम लोग समझ लेते हैं। मिस्टर ए जिन्होंने प्रपोजल रखा वो कौन है, प्रॉमिसर। मिस्टर बी जिन्होंने एक्सेप्ट किया इनके प्रपोजल को वो है कौन, प्रॉमिसी। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी सारे सेक्शन मेंशन कर रखे हैं, तो आप लोग इन सेक्शन को जाकर डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं अभी सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इसके बाद जो मैंने एक डिफिनेशन, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट से डिफिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा, बट मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन आपके लिए बना रखी है। अब देखो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ यही इसी चीज़ पे फोकस करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ आपको डायरेक्ट में जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ उसको आपको ओपन करना है, वहाँ पर रीड आउट भी करते रहना है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपनी डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले सेक्शन 2B को ओपन करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सेक्शन 2B को ओपन कर लीजिए। आपके पास जिन लोगों के पास डायरेक्ट है, ओके, जिन लोगों के पास नहीं हो सॉफ्ट कॉपी या PDF निकलवा के भी आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो सेक्शन 2B अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉमिस क्या है। मैंने आपको बताया था प्रॉमिस वचन क्या होता है। देखो
यहाँ पे मैंने आपके लिए सिंपली लिख रखा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, प्रॉमिस। प्रस्ताव प्रतिग्रहण क्या बनाते हैं, वचन बनाते हैं। अगर मैं इसकी डिफिनेशन पढ़ूँ इंग्लिश में प्रॉमिस की, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, यानी यहाँ पे क्या लिखा, प्रपोजल एक पर्सन के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक। सिग्निफाइंग इज हैसेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, तो यानी वही सिंपल सी बात बताई जा रही है कि जब कोई एक पर्सन प्रपोजल बनाता है एंड वो प्रपोजल एक प्रपोजल जब बनाता है एंड सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, वचन बन जाता है। सेम यही डिफिनेशन लिखी, बट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। देन यहाँ पे सेक्शन 2 ही हम लोग इसके बाद आएंगे एग्रीमेंट के पास, ठीक। अब एग्रीमेंट की जो डिफिनेशन है इसमें देखो मैंने आपको सिंपली क्या बताया था कि इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, मैंने आपको बताया, ठीक। लेकिन आपको अगर इसको थोड़ा लेंथ में लिखना तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो वो एग्रीमेंट होगा, यानी प्रस्ताव, प्रतिकरण और प्रतिफल, अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो एग्रीमेंट होगा। अब मैंने इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया कि देखो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस तो होता ही है, वचन तो होता ही है, तो हमने क्या किया, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन कर दिया। प्रॉमिस में जैसे हम लोग कंसीडरेशन ऐड करेंगे एग्रीमेंट बन जाएगा, वचन में जैसे प्रतिफल ऐड करेंगे वो करार बन जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन पढ़ने की कोशिश करूँ एग्रीमेंट की, तो इसमें क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, यानी इसमें सिंपल सी बात यही कही जा रही है कि जो भी प्रॉमिस है, प्रॉमिस का जो भी सेट है, ठीक, उसमें जैसे ही कंसिडरेशन जुड़ जाता है उसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, करार कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। देन यहाँ पे सेक्शन 3 जो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच जो हमारा था कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन, मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आपका एग्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट बना है इसमें मैं क्या करना है, सिर्फ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इसको इन्फोर्स करना है लॉ के थ्रू, ठीक, विधिति परिवर्तन करना है। अब इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, परेशान मत होना, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक। तो इसमें जैसे हमने इन्फोर्सिबल बाय लॉ में एग्रीमेंट को ऐड कर दिया, ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, करार प्लस प्रवर्तनी विधि परिवर्तनी का संविदा बन जाता है। इसकी डिफिनेशन हम लोग 2H में अगर देखते हैं तो क्या लिखा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है, ठीक। अब इसके बाद एक डिफिनेशन हमारी और आती है वो वाइड एग्रीमेंट की, सेक्शन 2G, ठीक। अब यहाँ पे 2G वाइड एग्रीमेंट जिसको हम लोग शून्य करार भी कहते हैं, ठीक, शून्य भी कहते हैं। तो देखो एग्रीमेंट में हम लोग, इसमें मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, इसमें जोड़ना है, ठीक। अब यहाँ पे देखना मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया, याद रखना, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एग्रीमेंट में अगर आप प्लस कर रहे हैं इन्फोर्सिबल बाय तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनना है, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में अगर आप एग्रीमेंट से इन्फोर्सिबल बाय को माइनस करें, यानी आपके एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ही नहीं, आपका एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। करार आपका विधित परिवर्तनीय ना हो तो शून्य कहलाता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन थी दोस्तों जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, साथ ही साथ दोस्तों मैं एक दो डिफिनेशन आपको और बताना चाहूँगा। देखो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी मैंने आपको 2C जो आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इससे पहले, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो डिफिनेशन है, एक दो डिफिनेशन बची वो आप लोग सिंपली रीड आउट कर लेना, ओके। अब जो यहाँ पे वर्ड बार बार आ रहा था ये हमारा ये वाला इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो अब बाय लॉ, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भाई क्या मामला है, भाई क्यों बार बार ये कह रहा है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, ठीक। तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हिंदी में क्या कहते हैं, विधित परिवर्तनीय। तो देखो ये कब लागू होगा, कब 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 इसकी बात होगी, इन्फोर्सिबल लॉ कब होगा। देखो इन्फोर्सिबल बाय लॉ तभी माना जाएगा आपका एग्रीमेंट, तभी आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ माना जाता है जब जिससे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, कैपेबल पर्सन होना चाहिए, ठीक। अभी मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, परेशान मत करना, कैपेबल होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन 11 एंड 12 आपको पढ़ना है इसके साथ में, ठीक। एंड इसके साथ में जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का ये मतलब नहीं है कि कोई फ्री में आपको चीज़ मिल रही है, इसकी बात यहाँ पे नहीं, कोई इंडिपेंडेंट कंसेंट है, यानी स्वतंत्र रूप से आपकी हामी होनी चाहिए, ठीक। तो एक ये चीज़, इसके लिए आपको सेक्शन 13 से 22 तक आपको रीड आउट करना है, वो भी आपको बताऊंगा। एंड तीसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए, आपका जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। जिसके लिए आपको सेक्शन 24 थर्ड से 30 तक कंप्लीट कर पढ़ना होगा, एंड 36 56 ये सेक्शन आपको रीड आउट करने होंगे, ठीक। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर 10 में आपको मिल जाएंगे, सेक्शन 10 से 30 तक जो आपका डिस्कस भी करता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वर्ड बताया था कैपेबिलिटी, मैं ऐसे आसानी से आपको छोड़ूंगा थोड़ी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की मेरी जिम्मेदारी है। तो देखो कैपेबिलिटी के लिए अगर हम सेक्शन पढ़ें तो आप लोग इंडेक्स खोल लेना, उसमें इंडेक्स में आप लोग सेक्शन 11 को ओपन कर लेना, ठीक। इंडेक्स में आप ही जा रहा हूँ, देखो ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ओके।
तो बस इतना पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 11 की अगर आप हेडिंग देखते हैं जो कि लिखी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, यानी संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो सबसे पहली चीज यानी कैपेबिलिटी का मतलब कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो सेक्शन 12 हमारा जो बात कर रहा है, सेक्शन 12 में क्या बात कर रहा है कि व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, संविदा करने के प्रयोजन के लिए सतिचित क्या है। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, आप अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या थी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना के लिए कि आप जो कैपेबल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक, आप साउंड माइंड होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। तो दो कंडीशन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई कैपेबिलिटी का मतलब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचता है कि फ्री कंसेंट से मतलब आपका क्या है। तो फ्री कंसेंट से मतलब के लिए आपको सीधा सेक्शन 14 में आना होगा। सेक्शन 14 को आप लोग एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक। तो सेक्शन 14 यानी स्वतंत्र सम्मति, अब फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी। तो देखो फ्री कंसेंट क्या नहीं है, देखो सेक्शन 15 कॉरिशियन प्रतिपादना करना, प्रतिपीड़न करना, ठीक, ये आपकी फ्री कंसेंट में नहीं आती है, यानी एक तरह से धमकी भी इसको कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में। सेक्शन 16 क्या कह रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असमयक असर, अगर आपका कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो भी वो फ्री कंसेंट में नहीं आता है। सेक्शन 17 आपका फ्रॉड से कोई कपट से भाई कर रहे हो एग्रीमेंट तो वो भी आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। सेक्शन 18 जो आपका मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दुष्प्रदर्शन कर रहा है तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा, ठीक। एंड इसके बाद जो सेक्शन 20 से 22 तो जो मिस्टेक्स की बात करता है भूल गई, यानी उसके बारे में भी बात करता हूँ। मिस्टेक से आपको कर रहा है, ये ध्यान रखना, जो मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ यूनिलेटरल मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स या जो मैंने आपको कंप्लीटली बताई है ये आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है, ठीक, नहीं मानी जाती, मानी जाती नहीं, का नहीं मानी जाती, ठीक। तो आई होप अभी तक आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका सारा डाउट क्लियर हो रहा हो दोस्तों तो एक बार लाइक करके ज़रूर बताना, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको फ्री कंसेंट वाली चीज़ बता दी है। अब अभी जल्दी हम लोग बेरेट का भी एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले हमारा एक हैंड रिटन नोट्स और बचा, उसको भी हम लोग कंप्लीटली देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेक्शन 10 तो लिख तो दिया, बट आपको यहाँ पे सेक्शन 10 को ओपन कर लेना, मेरे साथी में सेक्शन 10 को ओपन कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पूरा सेक्शन 10 आपको बताया नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 10 को ओपन कर लेते हैं, ठीक। अब सेक्शन 10 क्या पढ़ रहा है पहले उसको हम लोग रीड आउट करते हैं, देन इसके चार्ट को पढ़ते हैं। तो सेक्शन 10 हमारा कह रहा है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, फ्री कंसेंट। एक बात कह रहा है कि वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो क्या होंगे, फ्री कंसेंट से होंगे, जो मैंने आपको बताया है। दूसरा क्या कह रहा है, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी सेक्शन 11 सेक्शन 12 यहाँ पे हमारा कवरअप हो गया। देन क्या कह रहा है, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, यानी लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट। एंड चौथा क्या कह रहा है, एक्सप्रेसली होनी चाहिए, ठीक। तो ये चार चीजें हमारी सेक्शन 10 से निकल के आती हैं मोटे मोटे तौर पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला याद कराने वाला हूँ कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से माने जाते हैं। तो देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, एक ये पार्ट आपका नंबर 1 वाला है और एक ये आपका नंबर 2 वाला, ठीक। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको एक होता है आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाश्रित संविदा। एक होता है कौशी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग रिजेंबलिंग भी कहते हैं, संविदा कल्प भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं ये हमारे सभी कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अब इसमें इसके लिए आपको क्या चैप्टर 3 ओपन करना है जिसमें सेक्शन 31 से 36 आपको बता रखा है। चैप्टर 5 इसके लिए आपको ओपन कर 68 से 72। घबराना मत, सारे सेक्शन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ सभी को भी रीड आउट करने वाले हैं, इसका इंडेक्स एनालिसिस करने वाले हैं। देन इसके बाद कौन कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला रख रखा है कि सेक्शन 11 12 प्लस सेक्शन 14 आपको इस सारे सेक्शन को ऐड कर लेना है, ठीक। सेक्शन 11 12 सेक्शन 14। तो 11 12 क्या कहता है, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए प्लस फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दो चीजें यहाँ पे कवर होंगे। प्लस सेक्शन 14 क्या कह रहा है हमारा कि सेक्शन 14 हमारा क्या कहता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो तीन चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो चुकी है। एंड इसमें हमें माइनस क्या करना है, इस चीज़ पे फोकस करना, हमें माइनस क्या करना है सेक्शन 24 से 30 तक जो हमारा वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है। किस चीज़ की, वॉइड एग्रीमेंट। तो हमारे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होने चाहिए। एंड 36 56 भी सेम इसी की तरह से बात करता है। तो इन चीज़ों को हमें माइनस कर देना है। तो आई होप दोस्तों आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने बेरेट के एनालिसिस की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, बेरेट अपना ओपन कर लेना, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ओपन कर रखा है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा रीड आउट करूंगा, मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको कीवर्ड भी बताने की कोशिश करूँ। तो देखो हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों ये प्रिलिमिनरी है, इसमें शॉर्ट टाइटल एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसमें आपकी डिफिनेशन दी हुई थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। चैप्टर 2 आपका है जिसमें आपको ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है, रिवोकेशन और प्रपोजल की बात की जा रही है, जो मैंने आपको बताया था।
कम्युनिकेशन की बात मैंने क्या की थी, जब प्रपोजल को कोई मिस्टर ए क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक, और उसको मिस्टर बी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिवोक करते हैं। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे कवरअप हो रही कि नहीं हो रही, कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। तो तीनों चीज़ें हमारी कहाँ रही, चैप्टर 1 में हमारी आ रही हैं, ठीक। तो अगर अब मैं इसको आपका जो सेक्शन 3 अगर मैं यहाँ पे बात करने की बताऊँ तो सेक्शन 3 हमारा क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक, एक्सेप्टेंस करना है, रिवोकेशन करना है, किस चीज़ का, प्रपोजल का, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन। इसकी बात कहाँ पे करी जा रही है, सेक्शन 3 में, धारा 3 में की जा रही है, प्रस्तावना की सूचना, प्रतिक्रिया और प्रतिशरणार्थी, ठीक। फोर्थ सेक्शन हमारा क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। भाई कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, इस चीज़ की बात की जा रही है। फिफ्थ हमारा क्या कह रहा है, रिवोकेशन की बात करी जा रही है, ठीक, ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की बात करी, रिवोकेशन कैसे बनाया जाता है इस चीज़ की बात करी जा रही है। एक्सेप्टेंस, जो हमारी एक्सेप्टेंस होती है ये ऑब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक। एक्सेप्टेंस जो परफॉर्म करी जाती है कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये इतना ठीक है आपके लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में हमारा देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 2 हमारी किस चीज़ की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या होंगे, वॉइडेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट की बात करें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो सेक्शन 10 मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसमें हमारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। सेक्शन 11 में हमने आपको कॉम्पिटेंट पर्सन की बात की थी, सक्षम पर्सन की बात बताई थी। सेक्शन 12 बात कर रहा है साउंड माइंड की, जो मैंने आपको बता रखी है दोस्तों। साउंड माइंड के पास कंसेंट की कहाँ डिफाइन की गई, 13 में। 14 में हमने फ्री कंसेंट की बात की थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी। सेम ऐसे दोस्तों मैंने आपको कोरिलेशन ये भी बता रखा, अंडू इन्फ्लुएंस ये भी सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीटली ऑलरेडी बता रखी। मिस रिप्रेजेंटेशन, वैलिडिटी, अब यहाँ पे फ्री कंसेंट की बात करी जा रही है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो अब हम लोग देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हमारा हुआ ना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में आपको नहीं बताया था, शून्य करार जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, तो देखो यहाँ पे 24 में अगर हम लोग देखें वॉइड एग्रीमेंट क्या है, आप में से अगर कोई लोग बताना चाहे तो बता सकता है, बाकी मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 24 क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है, ठीक, ये क्या होगा, एग्रीमेंट वाइड होगा। कब वाइड होगा, इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल पार्ट होगा। यानी एग्रीमेंट कब वाइड होंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है या तो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल का पार्ट होंगे। और कंसिडरेशन जो आपका होगा लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल तरीके से होगा, तो एग्रीमेंट वाइड होगा। ये एक चीज़ बताई जा रही है, ठीक। 25 में आपका क्या बताया जा रहा है, 25 में आपका बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन वो वाइड होते हैं, ठीक। जो आपके जो करार होते हैं वो प्रतिफल के बिना क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक। अनलेस, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया अनलेस, अगर वो राइटिंग में दिए हों या रजिस्टर्ड हों या प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट हों या कुछ डन करने की बात की जा रही है, तो या प्रॉमिस टू पे यानी लिमिटेशन लॉ की बात की जा रही है, लिमिटेशन लॉ के दायरे में अगर वो चीज़ आती है तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक, हाँ चीज़ चल जाएगी, ठीक। बाकी अगर बिना कंसिडरेशन की है तो भाई वो वाइड ही मानी जाएगी, ठीक। सेम 26 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। भाई आपकी शादी को रोकने के लिए कोई और एग्रीमेंट कर रहा तो भाई ये वाइड होगा, ठीक, याद रखना, ठीक, याद रखना इस चीज़ को, विवाह के लिए, ठीक। 27 आपका कह रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाइड, आपके व्यापार को, बिजनेस को रोकने के लिए भाई कोई एग्रीमेंट करा रहा तो भाई ये भी वाइड होगा। 28 का कह रहा है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, भाई लीगल प्रोसीडिंग विवादित कार्रवाई में कोई भाई कार्रवाई में कोई रोक रहा है भाई उसके लिए रिस्ट्रेन करा तो ये भी वाइड होगा। एग्रीमेंट वाइड अनसर्टेनिटी के लिए कोई है तो वो भी वाइड होगा, वैगर वाइड के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वाइड होंगी, ठीक। अब इसके बाद जब हम आते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात भी की थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपकी बात की थी, मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट में आपको बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा क्लियर मामला हो जाए। यहाँ पे जो मैंने बात की थी कॉस्सी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, अब मैं इन दोनों के बारे में आपको बताने वाला, जो मैंने आपको चैप्टर यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक। तो मैं ज़रा जल्दी से आता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर 3 है यहाँ पे बात करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक, समाश्रित संविदाओं के विषय में, ठीक। तो देखो 31 सिंपली आपका जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, ठीक, समृद्ध संविदा को परिभाषित करता है, ठीक। अब 32 की बात करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट की बात तो हम लोग करें नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ हाईलाइट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कौन सी इवनिंग हैपनिंग, कोई इवेंट हैपनिंग में हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए भाई मेरे यहाँ कोई फंक्शन होगा, ठीक, मेरा एक दोस्त है उसका एक टेंट हाउस है, मेरे यहाँ कोई फंक्शन, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई मेरे यहाँ जो फंक्शन होगा उसके लिए तुम्हें एक कोई ही टेंट लगाना है। तो यहाँ पे कुछ हैपनिंग हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, इवेंट हैपनिंग हो रही, कोई इवेंट ओपनिंग हो रही ना, तो वहाँ पे जो हो रहा है ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक।
अब इसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। तो इसके बाद 33 क्या बात कर रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इवेंट नॉट हैपनिंग हो गया। अब इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहना चाहूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मेरा आप लोग से कोई लोग फोर्स करता होगा कभी कि यार ये सब छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, आप लोग आओ मेरे यहाँ काम करो आके। तो अगर आप उसको रिप्लाई क्या करेंगे कि अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इवेंट नॉट हैपनिंग की बात हो रही है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन 34 की तरफ। 34 क्या कह रहा है, व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डिमांड इम्पॉसिबल, सॉरी फॉर दैट, इफ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ए लिविंग पर्सन, जिस घटना पर संविदा समृद्ध है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति या भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो इसका जो 34 वाला है, इसका सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, लिविंग पर्सन की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको क्या करना, इस सेक्शन को आप लोग लीव आउट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए 36 वाला एक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 35 वाला भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। 36 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट कंडीशन ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, यानी यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहा है, असंभव घटनाओं की बात कर रहा है, मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई, कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए ये वॉइड माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग किसके बारे में, चैप्टर 5 जो हमारा, ठीक, जो कि बात करता है हमारा द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक, आपको अपने आप से याद रखना है। तो सेक्शन 68 जो हमारा बात करता है कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत आपको लिया, सेक्शन चैप्टर मेरा कहाँ है, एक मिनट जैसे आप लोग वेट करें, सीधा हम लोग यहाँ पे हम लोग लीव कर रहे हैं, ठीक, सीधा हम लोग कहाँ चल रहे हैं चैप्टर 5 हमारा कहाँ है, जस्ट वेट, मुझे 1 मिनट का समय दें आप लोग, ओके, क्योंकि बीच में देखो सारे सेक्शन हम लोगों को पढ़ने नहीं है, ठीक, सब पढ़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। एंड कल आपके लिए दोस्तों इसकी एमसीक्यू की भी एक वीडियो आएगी, ठीक। तो ये हाँ ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 5, ओके, चैप्टर 5 हमारा क्या कह रहा है, रिसेंबलिंग की, जो मैंने आपको बताई भी थी, ठीक, सदृश कपित्तों की, ठीक, संबंधों से। तो देखो यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया कि वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो देखो 68 की अगर मैं बात करता हूँ, सेक्शन 68 क्या बात कर रहा है, तो इसकी मैं आपको बात बताऊँ, तो देखो क्लेम और फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेख प्रदाय की कई गई आशंका वस्तुओं के लिए दावा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेसेसरीज सप्लाइड की बात करी जा रही है, क्या की जा रही, नेसेसरीज सप्लाई की आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझना तो यानी कहें तो आपने किसी को नेसेसरी चीज़ सप्लाई करी, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में गिना जाएगा, बस इतना आप लोग समझ ले, ठीक। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप सेक्शन ओपन करके पढ़ सकते हैं, ठीक। देन यहाँ पे 69 बात करता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट बाय ऑफ विच ही इज इंस्टेंट, उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध ऐसा धन देता है जिसके संतय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। तो देखो 69 में हमारा क्या बात कर रहा है कि मान लीजिए आपने किसी और के लिए पैसा खर्च किया, तो आपका अधिकार है कि आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं, बस आप लोग इतना समझ ले, ठीक। आपने भाई किसी और चीज़ के लिए पैसा खर्च किया, आपको वही अधिकार है कि आप उस चीज़ को पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक। देन हमारा 70 वाला आता है, 70 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस चीज़ को याद रखना, अनुग्रहित कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट की, यानी पेड एक्ट, यानी जो इस एक्ट में हमारी बात हो रही है, यानी एक पेड एक्ट की बात हो रही है, ठीक, ऐसा एक्ट जो पेड हो, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपने खाना खाया, ठीक, एंड खाना खाने के बाद में वहाँ पे पानी की बोतल रखी थी जिसमें आपने देखा नहीं, और उस पानी की बोतल को आपने पी लिया, आपने समझा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो आपने पी लिया। अब आपको पता चलता है कि पानी की बोतल की जो कॉस्ट थी दोस्तों वो 250 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हुआ जाके नॉन ग्रेजुएट्स एक्ट का, यानी ऐसा कोई एक्ट जो पेड एक्ट होगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। 71 बात करता है फाइंडर्स ऑफ गुड्स की, माल पड़ा पाने वाला का उत्तरदायित्व।
अब यानी आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिली है तो दोस्तों तो उसको आपको वापस करनी ही होगी। तो आपको कोई चीज़ मिली है या तो आपको उसको वापस करनी पड़ेगी, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक। एंड इसी के बाद दोस्तों सेक्शन 72 की तरफ अगर हम बात करें, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जो भी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 72 के अगर हम मनी, जो आपका लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू वूम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोरिजन, तो उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूले या प्रत्यर्पण के अधीन धन का संदाय या चीज़ का परिधन किया जाता है। तो देखो 72 की बात करूँ तो इसमें सीधी सी बात है, मनी पेड इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर कॉन्सन, इसको हम लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक, एंड पिज़्ज़ा बॉय जो डिलीवरी बॉय आता है उसने डिलीवर कर दिया आपके पड़ोस के घर में। अब उसने पिज़्ज़ा खा लिया पड़ोसी ने, और उसने कुछ रुपए वुपए नहीं दिया, आप पेमेंट कर चुके हैं। तो क्या भाई अब आप जाएंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे से तो कोई मतलब नहीं रहा? तो ऐसा नहीं है, पैसे आपको देने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कई बार आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कई बार आप लोग क्या करते हैं, गलत अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो सामने वाला बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई अब मैं वापस नहीं करूँगा, नहीं, करना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज़ की बात हो रही 72 में, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, चैप्टर हमारा 6 से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जो आपको पढ़ने के लायक होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चैप्टर 6 में आप लोग 73 एंड 75 वाला आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। इसके बारे में रीड कर लेना। मैं यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर 7 आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो आपका होता था, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट होता था, बट वो रिपील्ड कर दिया गया, उसको एक अलग एक्ट बना दिया जो सेक्शन 76 से 123 अब आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं हो, उसका नहीं है, उसके लिए एक अलग एक्ट है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपका है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैप्टर हमारा 8 जो बताता है इंडेमनिटी एंड गारंटी की। तो देखो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन डिफिनेशन से आ सकता है एंड आता भी। तो क्षतिपूर्ति कहाँ पे डिफाइन की गई, इंडेमनिटी कहाँ पे डिफाइन की गई, सेक्शन 124 में डिफाइन की गई, धारा 124 में, ठीक। अब यहाँ पे राइट्स क्या हैं इंडेमनिटी होल्डर के, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, राइट्स वगैरह आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लें दोस्तों। बाकी मैं यहाँ पे एक 26 वाला जो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ना आप लोग कहेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अगर मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन फ्रॉम लॉसेस, लॉस की भरपाई करना, आप इस तरह से भी हिंदी में कह सकते हो, टू मेक गुड लॉस ऑफ एन अनदर। फॉर एग्जाम्पल के आप एक इंश्योरेंस कंपनी को देख लीजिए, आपने आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया, उसके बाद में उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो आपने उस बाइक के लिए जो इंश्योरेंस कराया वो एक पॉलिसी खरीदी ना, तो आपने क्या किया, उसको एक पेमेंट दिया इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दिया, एक पॉलिसी दी है। तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी हुआ है एंड एग्रीमेंट भी हुआ है एंड लीगल इन्फोर्सिबल भी है। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसी के लॉस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। देन इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें, तो इसमें आपकी 3 पार्टी को, आप श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर, तो मैं इन तीनों चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात मैं करूँ तो देखो, मान लीजिए आपको एक बैंक से रुपए उधार लेने हैं, या बैंक से लेने हैं, किसी फ्रेंड से आपको रुपए उधार लेने हैं, आपकी छवि अच्छी नहीं, आप एलिजिबल नहीं रुपए देने के लिए, आपकी छवि अच्छी नहीं मार्केट में। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी रेपुटेशन खराब है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, बैंक में या किसी फ्रेंड के यहाँ जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप कहेंगे मुझे लोन दे दीजिए, ठीक। अब वो जो बैंक होगा या जो आपका फ्रेंड होगा वो कहेगा कि नहीं भाई मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है और तुम मुझे मेरा रुपए वापस नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो बंदा जो लेने गया है, ठीक, वो कहेगा कि ऐसा नहीं है मिस्टर ए, यानी जो लेने गया था, ऐसा नहीं, मैं वापस कर दूंगा, ट्रस्ट मी। तो यानी जो बैंक होगा या जो दोस्त होगा वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मुझे कोई श्योरिटी दो या कोई गारंटी दो, तभी मैं तुमको दूंगा। तो मिस्टर ए क्या करता है, अपने फ्रेंड को ले आता है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है। तो मिस्टर ए आता है और मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी को ले आता है, मिस्टर बी गारंटी देता है जाके बैंक में अपने दूसरे दोस्त को कि हाँ मिस्टर ए आपको पैसे वापस कर देंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। अब जो बैंक था या जो आपका दोस्त था जिसने रुपए दिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, ठीक।
एंड जो जिसने लोन लिया है वो कौन होगा, प्रिंसिपल डेप्टर होगा, एंड जिसने गारंटी दी उसको हम लोग गारंटी श्योरिटी भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग, आई होप आपका क्लियर डाउट ये हो गया होगा। ठीक, ना इसके बाद हमारा जो सेक्शन 127 है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी, प्रतिभूति के लिए प्रतिफल। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना सा होगा, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड बेनिफिट या प्रिंसिपल डेप्टर, यानी कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं या कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसके बेनिफिट के लिए, प्रिंसिपल डेप्टर के बेनिफिट के लिए, तो इसको कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ गारंटी। देन इसके बाद आप ये जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपका कंप्लीट होगा। देन इसके बाद हमारा 129 रहता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। ठीक, तो चलत प्रतिभूति जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की बात की जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं अपना जो दूसरा चैप्टर है, इंडेमनिटी गारंटी के तो इंपॉर्टेंट जो थे वो हो चुके। सेक्शन 148 आप लोग ओपन कर ले। ठीक, जिसमें हम लोग बात करने वाले बेलमेंट की। ठीक, बेलमेंट के उपनिधान के विषय में बात करने वाला है। तो बेलमेंट हमारा सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है, जिसमें बेलर और बेली भी है। तो इन वर्ड को भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा जल्दी। बेलमेंट का मतलब सिंपली क्या होगा, अगर मैं इजी भाषा में, आसान भाषा में आपसे बताने की कोशिश करूँ, आपने कोई चीज़ किसी के पास रखाई है, बेची नहीं, आपने कोई चीज़ किसी के पास रखी हुई है लेकिन वो आपने बेची नहीं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसको बाइक दी, कहा कि आप शाम को वापस कर देना, तो आपने किसी के पास कोई चीज़ रखी है तो उसको हम लोग बेलमेंट कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ठीक, इसके बाद अगर मैं प्लेज कहूँ, देखो तो प्लेज क्या होगा, गिरवी रखना नहीं। कुछ लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि बेलमेंट का मतलब है गिरवी रखना, ना गिरवी रखना नहीं। गिरवी रखना जो आपका है उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, सेक्शन 172 आपको ओपन करना पड़ेगा, धारा 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जहाँ पे हमारा दिए रखा है प्लेज, पानर कौन होता है, पानी कौन होता है। ठीक, तो गिरवी, तो यानी सिंपली सी चीज़ है, आपने इसका एक बहुत अच्छा, आपने कुछ बेलमेंट फॉर लोन इसको भी आप लोग कह सकते हैं। आपने कोई बेलमेंट की जो चीज़ थी उसको आपने लोन के रोड पे ले रखी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों गोल्ड लोन, आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एजेंसी वाला जो था उसको जरा हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक, एजेंसी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 182 हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो सेक्शन 182 क्या बात कर रहा है, एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड किए गए। तो देखो यहाँ पे 182, 183, 184 मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी कि आपको पढ़नी, साथ ही में आपको 185 भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो देखो 182 क्या बात कर रहा है, एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड, यानी एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, ये डिफाइन किया गया। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अपनी कोई बुक पब्लिश करूँगा लीगल ग्लोसरी के नाम से। ठीक, या लीगल कोई भी मैं बुक पब्लिश कर दूंगा, अपनी BNSS की एक स्टोर खोल लूँगा किसी भी नाम से। ठीक, तो मैं क्या करूँगा कि उसके मुझे फ्रेंचाइजी देनी होगी, उसका मुझे पब्लिकेशन मुझे देना होगा, किसी स्टूडेंट को देना होगा तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक, एंड क्या करूँगा कि वो अब क्या करेगा, मैं उसको गुड सप्लाई करूँगा एंड वो सेल करेगा, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा मेरा भी होगा, उसका भी होगा। ठीक, अब देखो वहाँ पे एजेंट कौन होगा, वो जो सेल कर रहा है वो एजेंट होगा, एंड प्रिंसिपल कौन होगा, मैं हूँगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक, इसको हम लोग एक ईजी वे में कह सकते हैं, होलसेलर रिटेलर का भी हम लोग इसको रिलेशन कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको कहने की कोशिश करूँ तो। हालांकि इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन 183 क्या कह रहा है, हु में बी एम्प्लॉय एजेंट, अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है। तो देखो एंड 184 हु में बी एन एजेंट। देखो इसके अंदर आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि 183 ये कहता है कि आप जिसके लिए कार्य करते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, एंड जो किसी और का कार्य करता है उसको हम एजेंट कहते हैं। तो बस आप लोग इतना याद रखना, 183, 184 एंड 185 में जो आपका कह रहा है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। तो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजेंसी होता है इसमें कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती, कंसिडरेशन की प्रतिफल आवश्यक नहीं है। यानी आपने मेरी कोई आपने कोई मेरा फ्रेंचाइजी खोली जाकर, तो यानी ऐसा नहीं कि मैं आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाऊंगा, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगर मैं देख लेता हूँ कि कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हो तो मैं आपको बता दूं, अदरवाइज इतना काफ़ी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। तो गाइस ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल @लीगल पे आपको शेयर कर दूंगा, आप सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो की क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के MCQ एंड सारी क्लासेस आपकी अपडेट होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।